प्रस्तुत है अंग्रेजी राइटर खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी कहानी ईश्वर की आवाज़। भंबा कलों और भंबा खुर्द दो छोटे से गांव हैं जिनके बीच आधे मील से ज़्यादा की दूरी नहीं है। और सच्चाई यह भी है कि दोनों के बीच बिखरी हुई घास फूस और मिट्टी की झोपड़ियाँ, सैयद बुल्ले शाही की मज़ार और मिशन स्कूल एक दूसरे को इस तरह जोड़ भी देते हैं कि दोनों गांव को भंबा ही कहा जाने लगा है। गांव में ज़्यादातर सिख किसान ही बसते हैं जो सारी ज़मीन के मालिक भी हैं। मुसलमान लोग इन सिख मालिकों की ज़मीन जोतते हैं या कुम्हार और बुनकर के रूप में रोजी रोटी कमाते हैं। कुछ ईसाई भी हैं जो गांव के सिरे पर टूटी फूटी ईश्वर की झोपड़ियों में रहते हैं और सफाई वगैरह के काम करते हैं। इनके अलावा हिंदू दुकानदार हैं जो आवाज़, तेल, साबुन, नमक, मसाले, कपड़े, कैंची, शीशे और जापानी खिलौने बेचते हैं। भंबा में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं होती। साल में एक बार सैयद बुल्ले शाही की मज़ार पर मेला लगता है जिसमें पड़ोसी गांव के लोग, मुसलमान, हिंदू और सिख सब बड़ी तादाद में आते हैं। उनकी औरतें मज़ार पर चीज़ें चढ़ाकर मन्नत मांगती हैं कि उनकी कोख में बच्चा आए। साल में एक दफ़ा यहाँ के सिख कंधे पर लंबी तलवार बांधकर अमृतसर जाते हैं। इनके अलावा कभी कभी गांव में पुलिस आती है जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा होती है। किसी ने शराब के नशे में दूसरे की गर्दन उड़ा दी, कोई किसी की औरत या बेटी को लेकर भाग गया, या किसी ने गैर कानूनी ढंग से शराब बनाई तो पुलिस का चक्कर लगता है। लेकिन कभी कभी किसी ने कुछ नहीं किया तो भी पुलिस अवैध शराब पीने और अंडा मुर्गी खाने आ जाती है। जो लोग उनका स्वागत सत्कार नहीं करते उनके घरों में पुलिस हथियार, शराब या अफीम बरामद करके उन्हें जेल में डाल देती है। इस तरह वे स्वागत करना सीख जाते हैं। इन बातों के अलावा भंबा में कभी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। सवेरे घरों के मर्द खेतों पर काम करने चले जाते हैं, लड़के पशुओं को चराने ले जाते हैं और औरतें धान कूटती, खाना पकाती या सूत काटती हैं। दोपहर के बाद सब आराम करते हैं। आटे की मिल चलने लगती है। इसमें डीजल का इंजन लगा है जिसका धुआं छत पर खड़े पाइप से आसमान में निकलता है। पाइप के सिरे पर एक मिट्टी का घड़ा लगा है जिससे धुआं निकलते समय धक धक की तेज आवाज़ें होती हैं जो मीलों तक सुनाई पड़ती हैं। इस पार्श्व संगीत के साय में लोग इस पार्श्व संगीत के साय में लोग आराम और गपशप करते हैं। बसंत की एक शाम भंबा के लोग सूरज की हल्की गर्मी में छोटे छोटे दल बनाए बेमतलब की बातें करने में लगे थे। जमीन पर उकड़ू बैठे मिट्टी की दीवारों को निहारते वे मिल की धक धक भी सुनने में लगे थे। उनसे कुछ दूर औरतें अपनी खाटों पर बैठी एक दूसरे की खोपड़ियों में घी की मालिश करने में लगी थीं। फसल बहुत अच्छी होने जा रही थी और दूर दूर तक फैली हरी पीली सरसों के खेत शांति और समृद्धि का संदेश दे रहे थे। अचानक सारा गांव हरकत में आ गया। बच्चे गलियों में शोर मचाते दौड़ने लगे। एक मोटर गाड़ी धूल उड़ाती रास्ते पर आई और गांव के बीचों बीच आकर रुक गई। वह भूरे रंग की स्टेशन वैगन थी और उसमें 5-6 लोग बैठे थे। गाड़ी जोर जोर से भोंपू बजाती आई जो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। वे उसके पीछे दौड़े और पीछे के बम्पर पर चढ़ने लगे। गांव भर के कुत्ते भी इकट्ठे हो गए और गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते भौंकने लगे। गाड़ी जब बड़ी चौपाल पर पहुंचकर रुकी तब इतनी धूल उड़ी कि सारा आसमान उससे भर गया। थोड़ी देर बाद जब धूल थमी तब गाड़ी में बैठे लोग नाक पर रूमाल लगाए बाहर निकले। सबसे आगे था अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर फोर्थाइस, छोटे कद का मोटा सा आदमी जिसके सिर पर 16 टोप लगा था। उसकी पट्टी साहब की ठोड़ी से कसकर बनी थी। उसके साथ थे 2 सिपाही, गाड़ी का ड्राइवर और सरदार गंडा सिंह और नैरी मजिस्ट्रेट जो बड़ा जमींदार भी था।
और बगल के गांव गंडा सिंह वाला का मालिक था। इन्हें देखकर गांव के जेलदार और तीनों नंबलदार भीड़ से निकलकर बाहर आए और अंग्रेज अफसर के सामने लंबी लंबी सलाम बजाने लगे। साहब भंबा में पहले कभी नहीं आया था। क्या वजह थी कि यह गरीब परवर शाहों का शहंशाह दयानतदार अंग्रेज आज यहाँ आया था। डिप्टी कमिश्नर मुस्कुराया और जेलदार के घर की तरफ चला। वहाँ पहुंचकर वह बेंत की बनी एक खुली हुई कुर्सी पर बैठा और उसका साथी सरदार गंडा सिंह उसी के बगल में रखी एक लोहे की कुर्सी पर जमकर बैठ गया। गांव वाले चारों तरफ आकर खड़े हो गए और उनके आने पर खुशी जाहिर करने लगे। वही थे इसने 16 टोप उतारा, जिसके नीचे उसकी गंजी गुलाबी खोपड़ी चमकने लगी। फिर उसने रूमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और हाव भाव से यह जाहिर किया कि वह कुछ कहना चाहता है। शांति छा गई, लेकिन वह पसीना पोंछने में ही लगा रहा, जिससे लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। फिर उसने गंडा सिंह का जोरदार शब्दों में परिचय दिया। दरअसल गंडा सिंह को परिचय की ज़रूरत ही नहीं थी। जिले का हर आदमी उसे जानता था। वह अंग्रेज सरकार की मदद करता था, जिसके बदले में उसे ज़मीनें, उपाधियां और मजिस्ट्रेसी प्राप्त हुई थी। वह ठगों का जाना माना सरदार था। उसके लोग निडर होकर डाके मारते और लूटी हुई रकम से पुलिस को हिस्सा देते थे। उसकी शराब बनाने की मशीनें खुलेआम काम करती और आबकारी के कर्मचारी भी गोबर के बड़े बड़े ढेलों में सड़ाकर और भक्कों में पकाकर बनाई जाने वाली तरह तरह की शराब का मुफ्त स्वाद लेते। गंडा सिंह इस मामले में कंजूसी नहीं करता था। शराबों के साथ खाना भी होता था। कुछ खास लोगों को वह लड़कियां भी देता था, जो इस तरह कुमारी और अजान बनाकर पेश की जाती, जिनसे वासना एकदम जाग उठती थी। गंडा सिंह से जिले का हर आदमी नफरत करता था और वह यह जानता भी था। वह जहाँ भी जाता 2 हथियारबंद सिपाही उसके साथ रहते। उसके गले में काले चमड़े की एक पट्टी नीचे कमर तक लटकी रहती थी, जिसमें कारतूस खुसे होते थे और नीचे जुड़ी एक थैली में गोलियों से भरा रिवॉल्वर बंद रहता था। जिले का हर आदमी उसे जानता था। उसकी तुर्रेदार पगड़ी का एक सिरा उसके सिर के ऊपर चिड़िया की कलगी की तरह खड़ा होता और दूसरा गर्दन के पीछे लटकता नजर आता था। उसकी आंखों में सुरमा चमकता होता। करीने से कतरी और तेल से चुपड़ी काली दाढ़ी उसकी वासना को स्पष्ट सूचना देती थी। वह खासा लंबा और मोटा था। वह सफ़ेद रंग की लंबी कमीज पहने था, जिसके नीचे बड़ा सा पंजाबी पजामा और उसमें बंधी नीली सिल्क का नाड़ा बाहर से साफ दिखाई देता था। पैरों में काले रंग के पंप शू थे, जो चलने पर चर चर की आवाज़ करते थे। फोर्थेस ने गंडा सिंह की प्रशंसा की और कहा कि जिला उस पर गर्व करता है। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि गंडा सिंह पंजाब असेंबली के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा कि सिख नेताओं ने उसे इस पद के लिए उपयुक्त माना है और सरकार भी उसका समर्थन करती है। यह सुनते ही लोगों की आपस में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन फोर्थेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने भीड़ को जैसे एक तरफ करके जेलदार और लंबरदारों के साथ लगान वगैरह की बात शुरू कर दी। फोर्थेस एक लंबरदार से बातें करने में लगा था, तब गंडा सिंह 2 लंबरदारों को कंधे पर हाथ डालकर अलग ले गया। उसने कहा कि साहब उस पर बहुत मेहरबान हैं और लंबरदार जो भी चाहेंगे उनके लिए करेंगे। एक लंबरदार को बंदूक का लाइसेंस चाहिए था, दूसरे का नाम सेंसन कोर्ट में अहलकारी के लिए भेजा गया था, जो उसे दे दिया जाता। तीसरे का भतीजा आबकारी कानून के तहत पकड़ा गया था और उस पर मुकदमा चल रहा था। कया साहब मजिस्ट्रेट को यह इशारा कर देंगे कि यह उनका अपना आदमी है। गंडा सिंह ने ये सब बातें अपनी डायरी में नोट कर लीं और उनसे वादा लिया कि उसके पक्ष में 100% मतदान होना चाहिए। उसने कहा कि यह सिख किसानों की इज्जत का सवाल है। इसके अलावा उसकी अपनी उपजाति वही है जो यहाँ के और सिखों की है। उसका विरोधी उम्मीदवार जो राष्ट्रवादी है, वह किसान भी नहीं है।
वह शहर में रहता है और पेशे से वकील है। किसान दल को उम्मीदवार भी उन्हीं का है, पर उसका कोई धर्म ही नहीं है। इसके अलावा सरकार हमेशा उसके खिलाफ रही है और सुरक्षा कारणों से कई दफ़ा उसे जेल भी भेज चुकी है। फोर्थाइस और गंडा सिंह का दल शाम को वापस लौट गया। उनकी भंबा गांव की यात्रा यहाँ के शांत जल में पत्थर फेंकने की तरह थी, जिसकी लहरें कई दिन तक उठती गिरती रहीं। भंबा की शांति काफ़ी समय के लिए भंग हो गई थी। दूसरे दिन गांव वाले फिर उसी तरह चौपालों में बैठे मिल के इंजन की कूकू सुनते हुए फोर्थाइस साहब की बातें कर रहे थे। उन्हें बच्चों का शोर और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस दफ़ा एक पीले रंग की लॉरी प्रकट हुई। इसकी छत पर लाउड स्पीकर लगा था। नीचे मडगार्ड के दोनों तरफ मोटे मोटे बांस लगे थे, जिन पर नेशनलिस्ट पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। लॉरी गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। चारों तरफ उड़ती धूल, धीरे धीरे धर्मी और भीतर बैठे लोग बाहर निकलने लगे। तभी लाउड स्पीकर में आवाज़ आनी शुरू हो गई। एक आदमी ने खांसकर कहना शुरू किया, भंबा के लोगों, आपको पता है कि असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में आपका कर्तव्य क्या है, यह आपको पता है। अपना वोट नेशनलिस्ट उम्मीदवार एडवोकेट करतार सिंह को दीजिए। इसके बाद वह कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने जोर से करतार सिंह का नाम लिया और दर्जन भर आवाज़ों ने नारा लगाया, जिंदाबाद। ये नारे कई दफ़ा इतने जोर शोर से लगाए गए कि कुत्ते अपनी पूंछें पैरों के बीच दबाकर वहाँ से खिसक गए। अब करतार सिंह सामने की सीट से उठकर बाहर आया। पीछे की सीटों पर बैठे दर्जन भर लड़के सफ़ेद गांधी टोपियाँ और खादी की कुर्ते धोतियाँ पहने बाहर निकले। उनके हाथों में पोस्टरों के बंडल थे। करतार सिंह भंबा गांव पहली दफ़ा आया था, लेकिन कुछ गांव वाले उसे जानते थे। उन्होंने ज़बरदस्त फीसें देकर उससे अपने फौजदारी मुकदमों की पैरवी करवाई थी, लेकिन उनके लिए भी इस समय उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उसे पहले काले कोट और पैंट में देखा था, लेकिन अब वह लंबी कमीज और सलवार पहने था। करतार सिंह और उसका एक काला मोटा सा उसी जैसे कपड़े पहने साथी तेजी से जैलदार के घर की तरफ चले और दूसरे लोगों ने गांव में पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। जैलदार के घर का दरवाज़ा बंद था और वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। गांव वालों ने कहा कि जब लॉरी यहाँ आई तब वह यहीं था और शायद मेहमानों की खातिर की तैयारी करने गया होगा। तभी घर के भीतर से जैलदार का छोटा बेटा निकल कर आया और कहने लगा कि उसके पिता सोच को गए हैं। गांव वाले यह सुनकर मुस्कराए और लॉरी के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। करतार सिंह और उसका साथी लॉरी की छत पर चढ़ गए और माइक्रोफोन उन्हें पकड़ा दिया गया। करतार सिंह ने अपने साथी का परिचय कराया कि उनका नाम सेठ सुखटनकर है। वे नेशनलिस्ट पार्टी के मशहूर नेता हैं और पंजाब असेंबली में निर्विरोध चुनकर आए थे। बड़े पैसे वाले और करोड़पति हैं, कई कपड़ा मिलों के मालिक हैं। इन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के दिनों में यह संपत्ति अर्जित की। लड़ाई के 5 सालों में इनकी दौलत में बेहद बढ़त हुई है। इनको सरकार से कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए इन्होंने खुले मन से काला बाजारी का लेन देन किया। लोग भूख को मर रहे थे और उनके बदन पर कपड़ा नहीं था, लेकिन आपने गल्ले के बोरों पर बोरे गोदामों में छिपा लिए, फिर ये सब भारी दामों पर बेचे। आप अंग्रेज़ों के ज़बरदस्त विरोधी हैं। आप चाहते हैं कि सब हिंदुस्तानी एक हो जाएं। करतार सिंह के भाषण का खास मुद्दा यह था कि अगर 40 करोड़ हिंदुस्तानी थूक भी दें तो उससे ही इतना बड़ा तालाब बन जाएगा जिसमें यहाँ रह रहे सारे अंग्रेज डूबकर मर जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों यह करने की स्थिति बन नहीं पा रही। सेठ साहब समाजवाद के भी घोर विरोधी हैं, समाजवादी देशद्रोही हैं। उन्होंने इनकी मिलों में हड़तालें करवाईं, और वह भी उस वक्त जब ये सारी विदेशी चीज़ों को भारत से निकालकर उनकी जगह सस्ती देसी चीज़ों से भर देते। ये लोग विदेशियों के एजेंट हैं। इसके बाद करतार सिंह ने अपने बारे में बोलना शुरू किया।
वे गंडा सिंह को अच्छी तरह जानते हैं। जो आदमी शराब पीता है और अपनी दाढ़ी कतरता है, उसे किसी को वोट नहीं देना चाहिए। उसने किसान पार्टी के खिलाफ भी प्रचार किया और कहा कि जिन लोगों का कोई धर्म और नियम नहीं है और जो सबकी दौलत में हिस्सा बांटना चाहते हैं, जिसमें औरतें बांटना भी शामिल है, उनसे तो दूर रहना ही बेहतर है। शेख सुखटनकर की पार्टी जैसे आई थी, उसी तरह धूल के बादल उड़ाती और करतार सिंह के लिए जिंदाबाद के नारे लगाती वापस चली गई। अब हर रोज भंबा में लोग भाषण देने के लिए आने लगे। गंडा सिंह की प्राइवेट जिंदगी अब प्राइवेट नहीं रही। लेकिन इससे क्या हुआ? गंडा सिंह के समर्थक कहते वह किसान है और कौन किसान नहीं पीता। वह शहर में वकील था और हिंदू व्यापारी उसके पीछे थे। शेख सुखटनकर ने भी तो नंबरदारों से यही कहा है कि अगर वे उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे तो उन्हें पैसा दिया जाएगा। यह लारी, पोस्टर और लाउड स्पीकर का पैसा आखिर कहाँ से आता है? करतार सिंह को तो वकालत से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। इन दोनों की आपसी तू मैमे के बावजूद गांव वालों ने तय किया कि किसान पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसान दल का कोई नेता अभी तक भंबा प्रचार करने आया ही नहीं था और गांव वाले भगवान को न मानने वाले और अनैतिक देशद्रोहियों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर वसंत की एक शाम को इस मौसम की और दूसरी शामों की तरह गांव वाले भी मतलब की बातें करते हुए धूप खा रहे थे। किसान नेता भी आ गया। गांव के लड़कों ने या कुत्तों ने शोर मचाकर और भौंककर उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि किसी ने उसे देखा ही नहीं। वह सफ़ेद कपड़े पहने उसी तरह सफ़ेद टट्टू पर सवार वहां आ पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी नीचे सीने तक लटक रही थी। उसका नाम था बाबा राम सिंह। भंबा के हर आदमी ने उसके बारे में सुना था। किसान आंदोलनों में उसे कई बार गिरफ्तार किया गया था और कई दफ़ा उसने जेल भी काटी थी। उसकी सब संपत्ति जब्त कर ली गई थी और अब उसके पास अपना घर भी नहीं था। हालांकि किसानों के सारे घर उसके लिए हमेशा खुले रहते थे। वह जहाँ भी जाता लोग उसके पैर छूते और औरतें बच्चों को लाती, जिन्हें वह आशीर्वाद देता था। उसकी उम्र और दया के कारण लोग उसे बाबा जी कहते थे। गांव वाले राम सिंह के इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए और उसके धूल भरे जूतों को चूमने लगे। बाबा जी आज भंबा क्यों आए हैं? उसने बताया कि वह असेंबली के चुनाव में खड़ा हो रहा है। लोगों ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। फिर एक गांव वाले ने उससे पूछा, राष्ट्रवादी तो उम्मीदवार तो खड़े नहीं कर सकते। करतार सिंह वकील ने उन्हें बताया है कि इस पार्टी का वह उम्मीदवार है। बाबा का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, मैं किसान पार्टी से हूँ। किसान? लेकिन वह तो भगवान का भक्त था, जिसने अपनी सारी जिंदगी किसानों की सेवा में बिताई थी। और देशद्रोही? यह कैसे? क्योंकि सरकार ने उसे 20 वर्ष जेल में रखा था और उसका घर बार सब जब्त कर लिया था। अनैतिक? यह भी कैसे? क्यों? वह तो सिख गुरु जैसा था। न वह शराब पीता था, न दाढ़ी काटता था। बाबा राम से ज़्यादा देर नहीं रुका। वह वोट इसलिए चाहता था क्योंकि वह विदेशियों को इस देश से भगाएगा और जमींदारों से उनकी रक्षा करेगा। वह पुलिस के अत्याचारों और भ्रष्ट शासन के खिलाफ लड़ेगा। उसने अपने विरोधी उम्मीदवारों का नाम तक लिख दिया। उसके बाद कोई और किसान भंबा नहीं आया। बाबा भी दोबारा नहीं आया। वह अकेला ही गांव-गांव घूमता था और उसकी शांतिपूर्ण यात्राओं के सामने फौजदार सरकार के गुर्गे और सेठ सुखटनकर का पैसा आंधी में रुई के टुकड़ों की तरह उड़ जाते थे। चुनाव के लिए वोट पड़ने से एक दिन पहले उसे भड़काऊ भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और पड़ोसी गांव की तरह भंबा में भी मतदान हुआ। शेख सुखटनकर की लॉरियों में से गंदे संदे कपड़े पहने और गंडा सिंह की शराब पीकर लड़खड़ाते सिख बाहर निकले। वे जानते थे कि उन्हें किसे वोट डालना है। हजारों आदमी भीतर गए और अशिक्षित होने के कारण अपने उम्मीदवार का नाम बताकर पैदल घर चले आए, क्योंकि अब न सेठ की लॉरियां उन्हें वापस ले जाने के लिए कहीं थी और न गंडा सिंह की शराब और ज़्यादा मौज मस्ती के लिए।
10 दिन बाद फोर्टिस के दफ्तर में वोटों की गिनती की गई। उसके सामने गंडा सिंह और करतार सिंह के समर्थक भीड़ लगाए नारेबाजी कर रहे थे। बाबा राम सिंह का कोई नाम भी नहीं ले रहा था। 1 बजे फोर्टिस की तगड़ी शक्ल सीढ़ियों पर नमूदार हुई। वह मुस्कुरा रहा था। उसके नतीजे की घोषणा की। 1 सरदार गंडा सिंह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 11,560 वोट। 2 सरदार करतार सिंह एडवोकेट 8,340 वोट। 3 बाबा राम सिंह 760 वोट। आखिरी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। जनता ने फैसला कर लिया था। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ कही जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।